जय हिंद दोस्तों। पश्चिम एशिया में जो आग लगी थी वो अब बुझने के बजाय पूरे वैश्विक नक्शे पर फैल चुकी है। एक तरफ अमेरिका और सऊदी अरब इराक के अंदर ईरानी प्रॉक्सीज पर भीषण बमबारी कर रही हैं, तो दूसरी तरफ मिस्र के डेमियाटा पोर्ट और स्वेज नहर के मुहाने पर ड्रोन हमले शुरू हो चुके हैं। यानी केवल गोलियां और मिसाइलें नहीं चल रही हैं, दुनिया की जीवन रेखा कही जाने वाली आर्थिक सप्लाई चैन को घुटनों पर लाने का खेल शुरू हो चुका है। और खेल यहीं खत्म नहीं होता। खबर यह है कि चीन ने चुपके से ईरान को 400 से अधिक कंधे पर रखकर दागी जाने वाली मैनपैड्स एयर डिफेंस मिसाइलें भेजने की तैयारी कर ली है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल इस हथियार आपूर्ति के लिए हो रहा है, और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या दुनिया अनजाने में तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। आइए इस पूरे खतरनाक शतरंज के खेल को हम लोग समझते हैं। साथियों, मेरा नाम है चंद्रलोक भारती और आप सभी का क्लास अगेन सबकी कक्षा में स्वागत है। तो दोस्तों, अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरान ने मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर 30 से भी अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से सरप्राइज अटैक की कोशिश की। अमेरिका का दावा है कि उसने सभी मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन इसके तुरंत बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। हमले ईरान के अंदर से हुए थे, लेकिन अमेरिका और सऊदी अरब ने मिलकर जवाबी कार्रवाई ईरान की सरजमी पर करने के बजाय इराक के निनेवे प्रांत में मौजूद ईरानी प्रॉक्सीज हसद अल शाबी और कताइब हिजबुल्ला पर कर दी। ईरान का इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स एक ऑक्टोपस की तरह कार्य करता है, जिसकी भुजाएं पूरे मध्य पूर्व में फैली हुई हैं। हमास, हिजबुल्ला, हूथी और हसद अल शाबी अमेरिका और इजराइल अब सीधे तेहरान पर हमला करने के बजाय ईरान के इन हाथों को एक एक करके काट रहे हैं। सऊदी अरब की सीधी भागीदारी इसमें देखने को मिल रही है। सऊदी अरब पर ईरानी हमलों के बाद सऊदी अरब अब इस युद्ध में केवल दर्शक नहीं रह गया है, बल्कि अमेरिकी वायुसेना के साथ मिलकर सक्रिय बमबारी कर रही है। इसके अलावा इराकी प्रधानमंत्री ने भी अपना असमंजस जताया। उसके अंदर असमंजस देखने को मिल रहा है। इराकी प्रधानमंत्री अली अल शुदानी, जो शांति प्रस्ताव लेकर तेहरान गए थे, अब खुद को अपनी ही धरती पर हो रहे इस प्रॉक्सी वार में फंसा हुआ पा रहा है। अब आइए इस लड़ाई के सबसे खतरनाक पहलू पर, इकोनॉमिक वार यानी कि आर्थिक युद्ध। ईरान और उसके समर्थित गुटों ने अब तक दो मुख्य जलमार्गों को लगभग ठप कर दिया था। पहला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और दूसरा बाब अल मंदेब। सऊदी अरब के पास अब कच्चा तेल यूरोप भेजने के लिए केवल एक 10% की उम्मीद बची थी, स्वेज नहर। लेकिन अब मिस्र के डेमियाटा पोर्ट पर खड़े दो एलएनजी जहाज़ों पर ड्रोन अटैक करके ईरान ने संदेश दे दिया है कि वह सऊदी अरब और पश्चिमी देशों की इस आखिरी राह को भी बंद कर देगा। अगर हम लोग चोक पॉइंट की बात करें तो पहला तो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि फारस की खाड़ी का मुख्य तेल मार्ग है, उनको ये अवरुद्ध करने में लगा हुआ है। और ईरान की इसके ऊपर रणनीति यह है कि सऊदी के पूर्वी फ्लैंक को पूरी तरह से लॉक करना। दूसरा है लाल सागर में मौजूद बाब अल मंदेब। हुती विद्रोहियों द्वारा लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले इस एरिया में किए जा रहे हैं, जिससे सऊदी के पश्चिमी फ्लैंक को पूरी तरह से ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है। और तीसरा चोक पॉइंट है स्वेज नहर या फिर डेमियाटा पोर्ट, जो कि हाल ही में अभी वहां पर हमला किया गया है। भूमध्य सागर के मुहाने पर एलएनजी टैंकरों पर अभी हमला किया गया है, और सऊदी के वैकल्पिक यूरोपीय निर्यात को रोकना इनका मुख्य मकसद है। हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं स्वेज नहर के असुरक्षित होने के बाद अब 1960-70 के दशक की इलात अश्केलॉन ट्रांस इजराइल पाइपलाइन को सऊदी अरब के लिए पुनर्जीवित करने की चर्चाएं तेज हो गई हैं, जिससे सऊदी तेल सीधे इजराइल के भूमध्य सागरीय तट तक पहुंच सके। दोस्तों, ईरान अकेले इतना बड़ा दुस्साहस नहीं कर सकता है। इसके पीछे महाशक्तियों का हाथ है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन हांगकांग की योंगकिंग बोंग इंटरनेशनल कंपनी के जरिए ईरान को 400 मैनपैड्स की डिलीवरी करने जा रहा है। अमेरिका के कम ऊंचाई पर
उड़ने वाले ड्रोनों, अपाची हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों को मार गिराने के लिए यह ईरान का शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मजबूत करेगा। लेकिन ये हथियार ईरान पहुंचेंगे कैसे? अमेरिकी नेवी ने समंदर में नाकाबंदी कर रखी है। एयर स्पेस अत्यंत खतरनाक है, तो एकमात्र रास्ता बचता है जमीनी मार्ग। और यह जमीनी मार्ग चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगित बाल्टिस्तान और कराची से होकर ईरानी सीमा में प्रवेश करता है। पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि वह अमेरिका से भी वादे करता है और चीन या ईरान को भी गुप्त रास्ते देता है। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि यदि चीन ईरान को हथियार बेचता है तो मुझे निराशा होगी। पूर्व पूर्व अमेरिकी राजदूत निकी हैली ने चीन पर कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की थी, परंतु हकीकत यह है कि अमेरिका ने अपने मैन्युफैक्चरिंग क्षमता समाप्त कर ली है। यदि अमेरिका चीन पर सख्त प्रतिबंध लगाता है तो चीन रेयर अर्थ मेटल्स का निर्यात रोक देगा, जिससे अमेरिकी हाईटेक और रक्षा उद्योग रातों रात ठप हो जाएगी। पश्चिम एशिया में इस महासंग्राम में 3 नए मोड़ आए हैं जो इस संघर्ष को वैश्विक स्तर पर ले जा रहा है। सीरिया इजराइल सुरक्षा समझौता। सीरिया के नए शासक अहमद अल शरा ने व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात करने के बाद इजराइल के साथ एक ऐतिहासिक सुरक्षा समझौता पर सहमति जताई है। तुर्की के समर्थन से हो रहे इस समझौते से ईरान सीरिया में पूरी तरह अलग थलग पड़ गया है। दूसरा नया मोड़ अगर देखें तो इसमें यूक्रेन का कैस्पियन सागर पर हमला। यूक्रेन ने कैस्पियन सागर में एक ईरानी मालवाहक जहाज को निशाना बनाया। यूक्रेन का स्पष्ट मानना है कि जो ईरान रूस को शाहेद ड्रोनों की आपूर्ति कर रहा है वह यूक्रेन का प्रत्यक्ष दुश्मन है। और तीसरा हम लोग देख रहे हैं कि यूक्रेन इजराइल अमेरिका त्रिकोण बन चुका है। जेलेंस्की और नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ संयुक्त बैठक कर पैट्रियट मिसाइल प्रणालियों और खुफिया जानकारी साझा करने की सहमति जताई है। इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि पूरे विश्व में जो पहले दो युद्ध बिल्कुल एक दूसरे से अलग था, दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था, अभी अब कैस्पियन सी में यूक्रेन के द्वारा ईरानी जहाज के ऊपर हमला करने की वजह से एक तरह से ये कहा जा सकता है कि ये दोनों युद्ध अब अलग नहीं रह गया है। एक तरफ यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा था वो आकर के इसराइल और ईरान के बीच जो चल रहे थे युद्ध इनसे आकर के मिल गया है। यानी कि पहले दो अलग धुरी बनी हुई थी, अब ये दोनों धुरी मिल चुकी हैं। तो यानी कि एक तरफ रूस और ईरान हो गए हैं, इसके साथ में फ़लस्तीन हो गए हैं, और दूसरे तरफ अमेरिका इजराइल यूक्रेन एक साथ हो गए हैं। और इनके साथ में मिडिल ईस्ट के जो सऊदी अरेबिया सब जो कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया इजिप्ट हो गया, तो ये सब एक साथ हो गए हैं। तो मतलब कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि पूरी दुनिया में दो धुरी बन चुकी हैं, दो एक्सिस बन चुका है, और ये दोनों आपस में अब एक दूसरे से टकराने की स्थिति में भी आ गए हैं। चीन अभी इस युद्ध में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली वो हथियारों का सप्लाई कर रहा है ईरान को, और दूसरे तरफ रूस को भी वो हथियार सप्लाई कर रहा है, जिस वजह से वो पीछे से एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। चीन चीन डायरेक्ट इस युद्ध में अभी नहीं आया है। जिस प्रकार से अमेरिका का रोल यूक्रेन और रशिया के युद्ध में हमें देखने को मिल रहा था कि अ, उस युद्ध में डायरेक्ट यूएस तो नहीं गया, लेकिन पीछे से वो हथियार सप्लाई करके यूक्रेन को सपोर्ट करते आ रहा है, वही भूमिका में बिल्कुल उसी भूमिका में अभी चीन हो गया है। तो चीन रशिया को भी सपोर्ट कर रहा है अपने हथियार को बेच करके, और दूसरे तरफ इधर ईरान को भी हथियार सप्लाई करने की बात हमारे सामने आ रही है। तो साथियों, अभी एक सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने ये है कि क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 की ओर बढ़ रहे हैं? जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो पाते हैं कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध अचानक एक दिन में शुरू नहीं हुए थे। वे विभिन्न क्षेत्रों में उभरे छोटे छोटे संघर्ष हुए, गुप्त सैन्य संधियां हुई और व्यापारिक नाकेबंदियों का संयुक्त परिणाम था। आज पश्चिम एशिया और पूर्वी यूरोप में ठीक वही स्थितियां आकार ले रही हैं। दो स्पष्ट और खतरनाक गुटों का उदय हुआ है, यानी कि दो रिजिड ब्लॉक्स का फॉर्मेशन हुआ है। पहला ब्लॉक है वेस्टर्न गल्फ एक्सिस। इसमें अमेरिका इजराइल सऊदी अरब ब्रिटेन और नाटो देश और साथ में सीरिया का नया प्रशासन शामिल है।
दूसरा गुट है ईरान, चीन, रूस, उत्तर कोरिया और क्षेत्रीय प्रॉक्सीज जैसे हूती, हिजबुल्लाह और इराकी मिलिशियाज। तो इस तरह से दो धुरी यहाँ पर बन गई है। दुनिया का 30% से अधिक समुद्री व्यापार और तेल परिवहन हॉर्मुज, बाब एल मंदेब और स्वेज नहर से गुजरता है। यदि ये तीनों चौक पॉइंट पूर्णतः बंद होते हैं तो दुनिया में अब तक की सबसे भीषण ऊर्जा संकट देखने को मिलेगी और स्टैगफ्लेशन आ जाएगी, जो प्रमुख शक्तियों को सीधे सैन्य हस्तक्षेप के लिए मजबूर करेगी। इसके बाद हम लोग ये देख रहे हैं कि युद्ध अब केवल गाजा या लेबनान तक सीमित नहीं रह गया है। ये लाल सागर, भूमध्य सागर, फारस की खाड़ी, कैस्पियन सागर और इराक सीरिया की सीमाओं तक फैल चुका है। यूक्रेन द्वारा कैस्पियन सागर में ईरानी जहाज़ों को मारना दर्शाता है कि यूरोपीय युद्ध और मध्य पूर्व का युद्ध आपस में पूरी तरह से जुड़ चुका है। यदि ईरान को लगता है कि उसकी प्रॉक्सी रणनीति पूरी तरह विफल हो रही है तो उसका अस्तित्व खतरे में है, तो वह अपने संवर्धित यूरेनियम यानी कि एनरिच्ड यूरेनियम का उपयोग करके खुले तौर पर न्यूक्लियर ब्रेकआउट कर सकता है। यह इसराइल और अमेरिका के लिए एक रेड लाइन होगी, जिसके बाद पूर्ण पैमाने पर महायुद्ध को रोकना शायद असंभव हो जाएगा। निष्कर्ष के तौर पर हम लोग ये कह सकते हैं कि वर्तमान स्थिति में पारंपरिक अर्थों में थर्ड वर्ल्ड वॉर घोषित भले न किया गया हो, लेकिन यह व्यावहारिक रूप से एक हाइब्रिड वर्ल्ड वॉर 3 बन चुका है। कोई भी एक छोटी सी मिसकैलकुलेशन, जैसे कि किसी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर बड़ा हमला या ईरानी परमाणु ठिकानों पर प्रत्यक्ष बमबारी, इसे पूर्ण परमाणु महायुद्ध में बदल सकती है। तो दोस्तों, यह है पश्चिम एशिया का वह भयानक सच जिसे मुख्य धारा की मीडिया अक्सर खबरों के शोर में दबा देते हैं। एक तरफ आर्थिक घेराबंदी है, दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान के रास्ते आ रहे हथियार हैं और तीसरी तरफ तीसरा विश्व युद्ध का मंडराता साया। आपकी इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि चीन और ईरान मिलकर अमेरिका का वर्चस्व खत्म कर पाएंगे, या अमेरिकी, सऊदी अरब, इसराइल गठबंधन ईरान को घुटने पर ले आएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाएं और साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।